नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 360। ब्लैक मनी रखने वाले लोगों के लिए पाक साफ होने का आखिरी मौका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर तक 30% टैक्स और 15% पेनल्टी देकर चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी और जो लोग ब्लैक मनी का खुलासा नहीं करेंगे उनके खिलाफ 30 सितंबर के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम पर आज वित्त मंत्री ने उद्योग संगठन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशेखर कटोरिया भी शामिल थे। बैठक में शामिल लोगों ने वित्त मंत्री को सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी रखने वालों को रविवार को ही सख्त चेतावनी दी थी कि वो इस स्कीम का फायदा उठाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अब ब्लैक मनी वालों को आखिरी मौका दिया जा रहा है और ये पूरा फैसला वित्त मंत्री की एक बैठक के बाद निकल के आया है। वित्त मंत्री ने ब्लैक मनी रखने वालों को अब आखिरी चेतावनी दे दी है। ब्लैक मनी रखने वालों के पास ये आखिरी मौका है। 30 सितंबर तक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम खुली है। इसके तहत अधिक से अधिक लोग जिनके पास ऐसी इनकम है जो टैक्स के दायरे से बाहर रही है, ये एक आखिरी मौका है लोगों के पास कि इसका डिक्लेरेशन किया जाए और उसके बाद वो चैन की नींद सो सकते हैं। और इसको कैंपेन मोड में, एक मिशन मोड में, पूरा अभियान के रूप में सरकार आगे चलाएगी। We have nothing to do with investigations under any law, but any declaration which is made under this law is protected. That information is not shared with any other authority. और वहीं इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री की पहल को सकारात्मक बताया है। हमने जो सुझाव रखे हैं वो बेसिकली हमने थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं कि कहीं कहीं क्लैरिफिकेशंस कम है जो ऑलरेडी वे इन्होंने दी हैं। और ये हमें ये बताया गया कि कुछ अगले हफ्ते तक या हफ्ते 10 दिन तक और भी क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे। एक मुद्दा जो उठा था कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, लोगों का कंसर्न है कि अगर वो डिक्लेरेशन करते हैं तो वो कहीं भी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना रह के और कहीं डिपार्टमेंट में जाए या बाजार में आए या मार्केट में आए, तो लोगों को ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इससे उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइल करी जाएगी इस स्कीम के तहत वो हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। वहीं सीआईआई के पूर्व प्रेसिडेंट राजेश श्रीराम का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने इंडस्ट्री को ब्लैक मनी पर चर्चा के लिए बुलाया है। यह सकारात्मक संकेत है और राजेश श्रीराम से खास बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सीआईआई के एक्स चेयरमैन अजय श्रीराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो एफएम के साथ बैठक हुई है आज, अगर उसके हाईलाइट्स कहें या हाई पॉइंट्स कहें तो क्या रहे? देखिए, पहले तो जो मुझे याद है, पहली बार कोई गवर्नमेंट ने हमें बुलाया कि भाई हम ये ब्लैक मनी स्कीम, डिस्क्लोजर स्कीम करना चाहते हैं, आप सुझाव लाइए। ये बड़ा पॉजिटिव है। इंडस्ट्री भी, सीआईआई भी पूरा विश्वास करती है कि ब्लैक मनी बाहर निकलना चाहिए, टैक्स भी करना चाहिए, क्योंकि वो इकॉनमी के लिए अच्छा है, सबके लिए। तो सब ने अपने अपने इश्यूज़ रेस करे। 3-4 चीज़ें जो महत्व चीज़ आई थी आगे, एक तो ये है कि किसी के पास अगर घर हो तो वो बेचकर इतनी जल्दी पैसे कैसे पे कर सकता है, तो आप कोई इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं क्या, कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर दें। दूसरा ये हुआ कि 30 सितंबर के बजाय आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, मार्च तक कर रहे हैं, अप्रैल तक कर रहे हैं, इस तरीके से, ताकि पेमेंट का हो। तीसरा ये फिक्र थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी है कि नहीं, उन्होंने एश्योरेंस दिया पूरी है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी, और जैसे वित्त मंत्री ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि आप तो ये समझिए, हम तो सोचेंगे कि कोई चिड़िया ने आकर आपके घर के ऊपर पैसा फेंक दिया, हमें पूछना नहीं है कि आपके पास ये कहाँ से आया।
वहीं ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी के चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह का कहना है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में बड़ी तादाद में ब्लैक मनी सामने आएगा और अगले 2-3 महीने में इस पर ठोस कार्रवाई होगी। एमबी शाह ने कहा कि विदेश में जो 13,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति सामने आई है उस पर भारी टैक्स लगेगा। एमबी शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अभी मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने भी लोग टैक्स पे करते हैं उनसे बहुत बड़ा आंकड़ा है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? टैक्स नहीं पे करते हैं वो तो बात सही है, बट दैट ऑल्सो यू कैन नॉट डिसाइड इमीडिएटली विदाउट इन्वेस्टिगेशन। आस्किंग द पर्सन व्हाट वाज योर टैक्सेबल इनकम, आपकी इनकम कितनी है, अनअकाउंटेड मनी कितना है, दैट टेक्स टाइम बिकॉज it's a big country. Number of businessmen are there and number of business they are doing also. So to collect all information takes time. But in any case, if some separation is found, strict action will be taken. पहले भी सर यही कानून था, आज भी वही कानून है, तो क्या लगता है कि अब इम्प्लीमेंट होगा? पहले क्या दिक्कतें थी लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि हमें लगता है कि ये काला धन है वो लोग पे करेंगे और जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो भी टैक्स देने लगेंगे? इम्प्लीमेंट तो होगा। इफ पनिशमेंट इज सीरियस, पर्सन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर इनकम। अपार्ट फ्रॉम पनिशमेंट, इफ द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड क्रिमिनल एक्शन इज टेकन। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बड़ी लॉटरी लगने वाली है। जी मीडिया को मिली खबरों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। कल कैबिनेट ने इसे अंतिम मंजूरी मिल सकती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 23,500 रुपए और अधिकतम 3,25,000 रुपए प्रति महीने होगी। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18,000 और अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए प्रति महीने करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक कर्मचारियों की अब ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि बढ़ी हुई सैलरी का फायदा 47 लाख मौजूद कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक के पास। आलोक, बताएं अब कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा बढ़ेगी इस खबर के मुताबिक? बिल्कुल, पहले जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश आई थी उसके मुताबिक जो सैलरी थी वो केंद्रीय कर्मचारियों को और तमाम लोगों को लगता था कि थोड़ी कम है और इसी वजह से एक कमिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया था उस पर और उसको कहा गया था रिपोर्ट देने के लिए। जो कमिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज है ना उसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसी रिपोर्ट पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। हालांकि ये मुद्दा कैबिनेट के एजेंडे में नहीं है लेकिन इसको माना जा सकता है कि ऑन टेबल या बाहर से आ सकता है ये मुद्दा और इस पर अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और जितने भी पेंशनर्स हैं उनको अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि जो सिफारिश की गई है कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज के रिपोर्ट में उसके मुताबिक करीब 30% तक ये सैलरी बढ़ सकती है, यानी करीब 2 पॉइंट अगर कहें तो लगभग जो पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक अच्छी खबर है और इसमें जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी सिफारिश की गई है कि जो एरियर्स हैं, जो 1 जनवरी से एरियर्स होंगे वो आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो बाकी जो भत्ते वगैरह होते हैं वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। तो यानी इंस्टॉलमेंट करके कर्मचारियों को पैसे मिलेंगे, एक मुश्त पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सिफारिशें की गई हैं और ये भी बताया गया है कि इसको 1 अगस्त से लागू करना है। तो 1 अगस्त के बाद से कर्मचारियों को अच्छी खासी उनकी जेब में पैसे आएंगे और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए जो फेस्टिव सीजन है वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है। जी बिल्कुल आलोक, हम हमारे साथ बने रहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का, उसके लिए भी आपके पास हम लौटेंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें दिन में शॉपिंग या फिर मॉल में घूमने का वक्त नहीं पाता तो जल्द ही आपकी ये शिकायत दूर हो सकती है क्योंकि सरकार अब ऐसा नियम बनाने की तैयारी में है जिसके बाद आप 24 घंटे शॉपिंग का मजा ले पाएंगे। कैबिनेट कल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में बदलावों को मंजूरी दे सकती है जिसके बाद मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और लोकल मार्केट 24वें घंटे खुले रहेंगे। जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले जनवरी में ही यह खबर दी थी कि सरकार जल्द बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही इन जगहों पर महिलाएं रात में भी काम कर पाएंगी लेकिन उन्हें कैब और अन्य सुविधाएं देना जरूरी होगा। इस एक्ट के अंतर्गत केवल वही दुकानें 24 घंटे खुली रह पाएंगी जिनमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हों।
और चलते हैं आलोक के पास ही। आलोक, बताएं किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कदम को? बिल्कुल, देखिए जो मुकाबला जो रिटेल जो शॉप कीपर्स हैं उनका मुकाबला ऑनलाइन से है, और जाहिर सी बात है सरकार चाहती है कि जो मुकाबला जो हो फेयर हो, क्योंकि ऑनलाइन में तमाम एडवांटेज हैं जो कि रिटेलर्स नहीं उठा पाते हैं। तो इसी वजह से जो रिटेलर्स हैं उनके लिए सरकार ये बदलाव करने जा रही है। कहें तो एक मॉडल जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ला रही है, जिसमें ये फैसिलिटी होगी कि वो अपनी दुकानों को 24 घंटे खोल सकते हैं, जिसमें मॉल, सिनेमास और तमाम शॉप्स हो सकती हैं जो कि फैक्ट्री एक्ट के तहत कवर नहीं है। तो ये तमाम जो शॉप्स वगैरह ये 24 घंटे खुली रह सकती हैं। सरकार ने एक मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाने का फैसला किया है, और इसको राज्य सरकार को दिया जाएगा, क्योंकि ये विषय जो है राज्य सरकारों का विषय है। तो राज्य सरकार चाहे तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से उसमें बदलाव करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक राज्यों के पास ये अधिकार है, पूरा रहेगा। लेकिन केंद्र अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो कि ऑनलाइन की वजह से परेशान हैं या ऑनलाइन के खिलाफ कह सकते हैं कि उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक राहत देने के लिए और उनको अपनी तरफ से एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग देने के लिए ये तमाम कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अंतिम फैसला इस पर देखेंगे तो राज्य सरकार को लेना होगा, क्योंकि उन्हीं का विषय है ये। जी बिल्कुल, धन्यवाद आलोक आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियों के बावजूद देश का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 7.6% हो गया है, जबकि नेट एनपीएस बढ़कर 4.6% हो गया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत मजबूत ग्रोथ और बेहतर फंडामेंटल्स के जरिए ग्लोबल चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। राजन ने कहा है कि भारत को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ रिवाइज करने से पहले बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधारनी होगी। राजन ने यह भी कहा कि कमोडिटी फ्यूचर से किसानों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। राजन ने कहा कि किसानों को कमोडिटी ऑप्शंस का विकल्प मिलना चाहिए ताकि कीमतों को हेज कर सके। वहीं राहुल बजाज का कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, लेकिन वो सरकार का चमचा नहीं होना चाहिए। A right person of integrity, independence, and who knows his economics, and who has been abroad. But we definitely don't want a chamcha, huh? और अगर आप गुड़गांव में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव के सर्किल रेट में 15% कमी कर दी है। ये कमी रियल एस्टेट के सभी सेगमेंट में की गई है। पिछले 10 सालों में पहली बार गुड़गांव में सर्किल रेट कम किए गए हैं। पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी को देखते हुए सरकार ने सर्किल रेट घटाने का फैसला किया है। सर्किल रेट प्रॉपर्टी की न्यूनतम वैल्यू होती है जिस पर प्लॉट बेचा जाता है, और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन सर्किल रेट के आधार पर होता है। इस फैसले के बाद डीएलएफ फेज 1 में कीमत 77,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से घटकर 65,450 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई है। यहां कीमतों में करीब 10,000 रुपए की कमी आई है। ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच किया है। हमने हमेशा देखा कि सर्कल रेट सिर्फ सरकार बढ़ाती है बिना देखे कि एक्चुअल मार्केट किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सर्कल रेट तो ऊपर चला गया और एक्चुअल ट्रांजैक्शन नीचे हो गया। तो ये सर्कल रेट को माइंडलेसली आप जो कवर करती रही है गवर्नमेंट पहले, और अब जो है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा जो है एक तो मैसेज जाता है। और ईपीएफओ के पेंशन होल्डर्स को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। 7 जुलाई को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की होने वाली बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीटी न्यूनतम पेंशन में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर सकता है। सीबीटी से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ सरप्लस फंड का फायदा पेंशनर्स को भी देना चाहता है। फिलहाल ईपीएफओ ने मिनिमम पेंशन की सीमा 1,000 रुपए प्रति महीने तय की है, यानी करीब 20 लाख पेंशनर्स को हर महीने 200 से 250 रुपए प्रति महीने का फायदा हो सकता है। और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने खराब सर्विस के लिए एयर इंडिया से नाराजगी जताई है। ट्विटर पर वेंकैया नायडू ने लिखा है कि आज उन्हें 1:15 बजे हैदराबाद से एयर इंडिया की प्लेन पकड़नी थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो यह बताया गया कि पायलट ही नहीं आया है।
जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। वेंकैया नायडू ने लिखा है कि इस देरी की वजह से एक जरूरी मुलाकात छूट गई है। वेंकैया नायडू ने अपनी नाराजगी ट्विटर पर जारी की है। और वहीं वेंकैया नायडू के ट्वीट पर सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने ट्वीट करके कहा है कि सर्विस में गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि वो उसे खत्म करेंगे। उन्होंने एयर इंडिया को इसकी जांच करने की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और आपने बस में, ट्रेन में सामान चोरी की खबरें अक्सर देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के अंदर भी चोरी होती है? देखिए रिपोर्ट। हवाई यात्रियों के सामान चोरी करने का यह वीडियो है। एयरपोर्ट पर आपका सामान कितना सुरक्षित है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचते हैं कि प्लेन में यात्रा के दौरान अगर आपका सामान पूरी तरह से हिफाजत में है तो उस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोच बदल लीजिए। चोरी का यह वीडियो किसी छोटे एयरपोर्ट का नहीं बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का है। प्लेन्स में भी कैमरे लगे होते हैं, उसके बेली में कैमरे होते हैं। उस बेली से, कैमरे से हमको ब्लैक एंड वाइट फुटेज से पता चला कि 2 स्टाफ जो हैं बैग से छेड़खानी कर रहे हैं और बैग को खोल रहे हैं। उनके बेस पे हमने उनको आइडेंटिफाई किया। एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक ग्राउंड होल्डिंग सर्विसेज के ये कर्मचारी ही यात्रियों के सामान की चोरी करते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हवाई जहाज से सामान चोरी करने वाले इन कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक है एयर इंडिया सेट का कर्मचारी अमित कुमार और दूसरा है रोहित। दोनों कई सालों से एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और मुंबई से सटे ठाणे में 9 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। घटना वागले स्टेट इलाके की है। ये लूट एटीएम में कैश फिलिंग कंपनी में की गई है। जिस कंपनी के ऑफिस में ये लूट हुई है वहां नोटों की अनगिनत गड्डियां रखी थी। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और बताया जा रहा है कि करीब 9 करोड़ रुपयों की गड्डी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये चोरी सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच की गई है। चोरों की तलाश फिलहाल की जा रही है। बहरहाल न्यूज़ 360 में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।